संस्कृति को समझने के लिए पहले हम प्रकृति को समझें, क्योंकि पहले जब प्रकृति का स्वरूप जान लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि संस्कृति और प्रकृति में अंतर क्या है। अब प्रश्न यह है कि प्रकृति क्या है। मानव प्रकृति, प्रकृति कहते हैं जो सहज स्वाभाविक प्रवाह है, जिधर हमारा चित्त, जिधर हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। जीवन की वे आवश्यकताएं, जीवन का वह संवेग जो प्रवाहित होता है, उसको हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं और उसी को ही प्रकृति कहा गया है। सतरज तम जो गुण बताए गए हैं और वे उस प्रकृति के ही गुण हैं। तो इन्हीं को मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्ति के रूप में जाना है, जिसमें रति है, भय है, रक्षा है, आराम करने की प्रवृत्ति है, आलस्य है, संग्रह की भावना है या लोभ लालच की भावना है, जो पुत्रैषणा है, संतान की उत्पत्ति की जो कामना है, प्रभुत्व की भावना है, गौरव की भावना है, गौरव की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से रति, रक्षा, आराम, गौरव, होड़ की प्रवृत्ति है, एक दूसरे की नकल करते हैं। अब भूख है, भोजन की आवश्यकता है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति हैं, इन प्रवृत्तियों को लेकर के द्वंद्व होता है, क्योंकि एक की भूख दूसरे की भूख की विरोधी भी है, एक की रति दूसरे की रति की विरोधी भी है। तो उनमें द्वंद्व होता है, एक का अहंकार दूसरे अहंकार का विरोध भी करता है। तो ये भोजन है, दो रोटियां हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि दोनों रोटियों को मैं खा लूं, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी क्यों दूं, क्योंकि रोटियां तो इस समय दो ही हैं। तो सीमा तो हर एक चीज़ की है। तो इस प्रकार से जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों में व्यक्ति और व्यक्ति का द्वंद्व होता है और वर्ग का द्वंद्व होता है। एक वर्ग चाहता है मैं कम से कम दे करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लूं, दूसरा कहता है कि मैं कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूं। अब यहाँ ये द्वंद्व हो रहा है। अब ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व प्रतिक्षण, प्रतिदिन और हर समय हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन इसके साथ दूसरी जो चीज़ है, वो चीज़ है मनुष्य की सामाजिकता, कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, अकेला जी नहीं सकता। इसलिए उसकी एक प्रवृत्ति है सामाजिकता की प्रवृत्ति, समष्टि की प्रवृत्ति। आप अकेले यदि होंगे तो हो सकता है कि वो जो ज़मीन में जो सोना पड़ा हुआ है उसको आप उठा करके जेब में रख लें। लेकिन यदि चार आदमी वहाँ खड़े हुए हैं तो आप एक बार सोचेंगे ये सोना पड़ा हुआ है, चार आदमी देख रहे हैं। अब चार आदमी देख रहे हैं, केवल जो समष्टि का जो भय है वो आपको वहाँ से सोना उठाने के लिए निषेध कर रहा है, आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। तो एक हो गई व्यक्ति की प्रवृत्ति और एक हो गई समष्टि का बल, समष्टि की प्रक्रिया, समष्टि की। तो जो मूल प्रवृत्ति है वो प्रकृति है और जो समष्टि का जो बल है, तो समष्टि क्या करती है कि समष्टि जो है वो समायोजन करती है। तो प्रकृति का मतलब हुआ मूल प्रवृत्तियों का द्वंद्व और समष्टि का मतलब हुआ मूल प्रवृत्तियों का समायोजन, अर्थात हमें ऐसी जगह पर पहुंचा देना जहां वह द्वंद्व समायोजन में बदल जाए। तो मूल प्रवृत्तियों का जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व के लिए इस समष्टि ने अर्थात सामाजिकता ने, सब लोगों के बल ने क्या किया कि उन मूल प्रवृत्तियों का समायोजन करने की एक प्रणाली विकसित की। कैसे की? तो उन्होंने कहा संयमन, नियमन, दमन और उन्नयन, ये चार प्रणालियां हैं। चार प्रणालियों से जो है उन्होंने मूल प्रवृत्तियों का दमन किया। मैं अब उदाहरण देता हूँ। उदाहरण जैसे मानो रति, सेक्स की प्रथा को हम ले लें, सेक्स की प्रवृत्ति को हम ले लें, मूल प्रवृत्ति है रति, सेक्स। अब सेक्स को कैसे रोकें?
आदमी व्यक्ति के रूप में तो ये चाहता है कि अधिक से अधिक वो संबंध बनावे और किसी पर भी संबंध बनावे। अब उच्छृंखलता आ जाएगी, ये तो पशु जीवन हो जाएगा, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। बड़े संघर्षों का युद्ध ऐसे हुए भी हैं। सुंदरी कन्याओं के अपहरण को लेकर के ऐसे ऐसे आला उदल की कहानियां आप सुनिएगा, बड़े बड़े युद्ध हो गए वो लड़की के लिए, लड़की को लेकर पृथ्वीराज की जो कहानियां आप पढ़िएगा, है ना। तो और आज भी आप ये देखते हैं बलात्कार और रेप, जाने कौन कौन सी प्रवृत्तियां चलती हैं आजकल। तो फिर क्या है कि समष्टि उनके लिए क्या करती है कि भाई संयम पहला सिखाती है, वो व्यक्ति के जीवन में उतारती है कि भाई देखो संयम एक बड़ी चीज़ है। अब रति के प्रकरण में जो ब्रह्मचर्य है सिखाती है, ब्रह्मचर्य सिखाती है कि वह इतनी उम्र में ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसे ऐसे जो है वो हमको इन क्षणों में इस प्रकार से हमें अपने मन को वहाँ से रोकना चाहिए, संयम करना चाहिए। तो ये संयमन जो है एक प्रणाली हुई, संयम एक प्रणाली हुई। समाज ने हमने क्या सिखाया, समाज ने हमको सिखाया संयम करना, समाज ने सिखाया ब्रह्मचर्य करना। रति प्रणाली में, रति की प्रवृत्ति के विरोध में समष्टि ने हमको संयमन करना सिखाया। अच्छा, अब दूसरी बार कोई संयम कोई नहीं करे तो फिर उन्होंने कहा देखो ऐसा है, उसके लिए नियमन है। नियमन एक बार ने रूल्स बनाए, उसने समाज ने जो है वो नियमों का निर्धारण किया। क्या नियम बनाया कि भाई एक पुरुष और एक स्त्री और एक स्त्री इनके संबंध के लिए समाज ने कहा इसका नाम विवाह है। तो विवाह के रूप में उन्होंने नियमन किया, उस रति संबंध का नियमन कर दिया कि भाई एक आदमी और एक औरत, ये विवाह माने वो विवाह वो प्रणाली है नर और नारी के संबंध की जिसको समाज ने स्वीकार किया है। समाज जिसको ये विवाह या जो संस्कार होते हैं, बाजे बजते हैं और मिठाई खाई जाती है, सब क्या है, ये सामाजिक स्वीकृति है। अर्थात समाज उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई ये जो संबंध है नर नारी का, ये जो संबंध है ये हमने मंजूर कर लिया। अब ये जो ये नियमन प्रणाली हो गई। अब तीसरी बात क्या है, वो आया दमन कि भाई वो संयम भी करे नहीं और नियम को भी माने नहीं, वो श्रृंखल हो जाए। तो क्या किया जाए, बोले दमन, उसको दंड किया जाए, उसको आप जात से बाहर निकालो और उसके लिए पुलिस में सुपुर्द कर दो, उसके ऊपर कानून की धारा लगाओ और यहाँ तक दंड दो, उसको मृत्युदंड भी आप दे सकते हैं, क्योंकि उसने समाज के नियम को माना नहीं, समाज के नियम का उसने विरोध किया, इसलिए उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ये दमन की प्रणाली है। तो समष्टि ने पहला सिखाया संयम सिखाया और फिर उसने नियमन सिखाया, नियमन प्रणाली का उसने व्यवस्था करी और उसके बाद में कहा कि भाई यदि ये नहीं मानता है तो बोल के नहीं मानता है तो फिर इसको दंड दे दीजिएगा। अब ये जो 3 प्रथा हैं इनसे आगे चल कर के भी बड़े बड़े साधक हुए, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो रति प्रवृत्ति है यही है सौंदर्य की उपासना और समस्त कलाओं में यही अभिव्यक्त होती है। संगीत की भी जननी यही है, नृत्य की भी जननी यही है, चित्रकला की भी जननी यही है। और इस सूत्र को बताने वाला एक बहुत बड़ा आचार्य था वात्स्यायन। उसने कलात्मकता का सूत्र दिया, कामात्मकम। उसने ये दिया कि ये जो काम है यही कला का मूल सूत्र है और समस्त कलाएं कामात्मक हैं। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति का उन्नयन करने के लिए उसने संगीत का विकास किया, वीणा वादन का विकास किया, काव्य कला का विकास किया, चित्रकला का विकास किया। अर्थात जितने भी एस्थेटिक्स जिसे कहते हैं, जिसे सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य विज्ञान कहते हैं, जिसे सौंदर्य बोध और सौंदर्य चेतना कहते हैं, वो उसी का विकास है। ये सौंदर्य चेतना भैंस में नहीं होती, पशुओं में नहीं होती, ये मनुष्य में होती है। और मनुष्य की पहचान, मनुष्य की श्रेष्ठता की पहचान उस सौंदर्य चेतना से ही की जाती है कि ये मनुष्य कितना विकसित है। मतलब मनुष्य उतना ही विकसित माना जाता है जैसे उसकी सौंदर्य चेतना विकसित होती है, उतना ही विकसित वो मनुष्य मान लिया जाता है। तो ये जो चौथी प्रणाली है कि ये मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन करती है। प्रत्येक प्रवृत्ति के संबंध में विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विस्तार से भी आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से मूल प्रवृत्ति प्रकृति हुई और वो जो सामंजस्य की जो प्रणाली है
उस सामंजस्य की ये जो चार प्रणाली हैं, इनको हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात संस्कृति में क्या होता है कि मूल प्रवृत्तियों का संयमन करने की प्रणाली होती है, नियमन करने की प्रणाली होती है, उसका दमन करने की प्रणाली होती है और उसका उन्नयन करने की प्रणाली होती है। इसको जो है वो हम संस्कृति कहते हैं। अच्छा, अब हम जरा आज के संदर्भ में, आपने आज के संदर्भ की बात करी थी, तो हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, आज की स्थिति क्या है कि आज जो है वो एक प्रकार से मूल प्रवृत्तियों का विस्फोट हो रहा है। मूल प्रवृत्तियों का विस्फोट क्यों हो रहा है? देखिए, जब सामाजिकता गहन होती है, मनुष्य और मनुष्य का सघन संबंध होता है, तो सामाजिकता प्रबल होती है। और जब व्यक्ति प्रबल हो जाता है, व्यक्तिवाद प्रबल हो जाता है, तब सामाजिकता निर्बल हो जाती है। हम कभी कभी ये देख लेते हैं कि बस में जो है वो 50 सवारी बैठी हुई हैं और एक लड़का जो है एक लड़की के साथ दुराचार संबंधी प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और 50 आदमी वो बेचारे डर के मारे चुप बैठे हुए हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने को अकेला अकेला समझ रखा है। मतलब क्या हुआ कि समष्टि चेतना नहीं बन पाई। समष्टि चेतना बन पाती तो एक व्यक्ति भी वो समष्टि का प्रतिनिधि बन सकता था और एक व्यक्ति भी उस आदमी को लताड़ सकता था, लेकिन नहीं लताड़ रहा है। इसका माने क्या है कि सामाजिकता कमजोर हो गई है। तो व्यक्तिवाद का बढ़ना मूल प्रवृत्ति का विस्फोट होना है और समष्टि का सघन होना प्रवृत्तियों के ऊपर समायोजन और सामंजस्य की प्रणाली को विकसित करना है। और आज की स्थिति ऐसी है कि उस व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति मिल गई है जो इससे पहले नहीं थी। वो क्या है? वो है तकनीक। वो टेक्नोलॉजी जो आज विकसित हुई है, इससे पहले इतनी विकसित तकनीक मनुष्य के पास इससे पहले कभी नहीं थी। इसलिए उस व्यक्ति, ये बाजार क्या है कि बाजार उन व्यक्तियों का एक संगठित रूप है। व्यक्तियों का, समाज का संगठित रूप नहीं है, है ना। समाज का संगठित रूप तो तब होता है कि जब हम बाजार में सामाजिकता पाते हैं, बाजार में परिवार को पा लेते हैं कि वो बाजार वो जो हलवाई है वो हमारा चाचा है और वो जो पसारी है वो हमारा भाई है और वो जो है वो हमारा जीजा है, वो हमारा कुछ है। जब बाजार में परिवार के संबंध बन जाएं, वो सामाजिकता पुष्ट हो गई है ना। जैसे गांव में होती है कि गांव की बेटी है। अब गांव में जो है सामाजिकता आ गई, लेकिन यदि परिवार में बाजार बन जाए कि इससे हमको क्या फायदा है, भाई कहता है इससे हमको क्या फायदा है। अब यदि परिवार में पाने की लालसा जग गई और ये बात जग गई कि हमको इससे मुनाफा क्या होगा, इससे संबंध तो रखें लेकिन हमको मुनाफा क्या होगा इससे, यदि ये, तो उसका माने क्या है कि बाजार प्रबल हो गया और समष्टि जो है वो निर्बल हो गई। तो वो जो प्रबल हुआ वो क्या है कि वो जो है वो व्यष्टि हित का संगठन है, एक संगठित रूप है। माने क्या हुआ कि व्यक्तिवाद संगठित हुआ और उसने बाजारवाद, अब वो जो विश्व बाजार आज बना है, आज इसका माने क्या हुआ? इसका माने ये हुआ कि बाजार का जो संगठन है वो विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी बाजार है। उसका परिणाम ये है कि जो राजसत्ताएं हैं, राष्ट्र की, प्रत्येक राष्ट्रों की जो राजसत्ताएं हैं, अब वे तो सामाजिक शक्ति का एक संगठित रूप है, एक विकसित रूप है। लेकिन जब व्यक्तिवाद इतना विकसित हुआ कि उसका वैश्विक संगठन बना, बाजारवाद के रूप में वो हमारे सामने आया और वो अपरंपार शक्ति के रूप में हमारे पास आ गया, तो वहां क्या हुआ कि विश्व बाजारवाद ने प्रकृति के सिद्धांत को अपना लिया। प्रकृति का सिद्धांत क्या होता है? प्रकृति का सिद्धांत है वीर भोग्या वसुंधरा, कि जिसके पास लाठी है वो जंगल का मालिक है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, बाजार उसी के इशारे पे चलेगा।
शक्ति का सिद्धांत। अब ये शक्ति का सिद्धांत कोई ऐसी नई बात भी नहीं है वैसे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, विश्व शांति के लिए बना था, जरूर बना था, उसका उद्देश्य विश्व शांति ही था और आज भी है। लेकिन 5 राष्ट्रों के लिए वीटो पावर दिया गया। 5 विशेषाधिकार प्राप्त देश क्यों बने भाई? इसलिए बने कि उनके पास एटम शक्ति थी। क्या मतलब हुआ कि विध्वंसक शक्ति जिसके पास है, अर्थात जिसके पास लाठी है, वीटो पावर भैंस उसी की है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो वीटो पावर क्या है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है ये। तो इसका मतलब प्रकृति का सिद्धांत तो जो है न केवल देश के अंतर्गत, न केवल राष्ट्र के अंतर्गत है, ये तो संयुक्त राष्ट्र में भी जड़ जमाए हुए बैठा। उसका परिणाम क्या है? उसके परिणाम युद्ध हो रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व शांति की प्रतिज्ञा लेकर के चला था बेचारा, वो असहाय होकर के देख रहा है, टुकुर टुकड़ी दम दम न कची दम, वो बेचारा देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि वो जो व्यक्ति का संगठन है, वो जो बाजार का संगठन है, वो पैसे की जो शक्ति है, वो जो बाजार की शक्ति है, वो इतनी प्रबल है कि संयुक्त राष्ट्र के संगठन के लिए भी जो अफसर हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा कहाँ से आवेगा? वो पैसा अपने आप तो पैदा होगा नहीं, और वो पैसा देने वाली जो बॉडी है वो तो वो बाजार है। तो बाजार की बॉडी राजसत्ताओं को पैसा दे रही है, तो राजसत्ता उसके इशारे पर चल रही है। तो इस प्रकार से इस आज के सामने जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो भय, सबसे बड़ी जो शक्ति आज के ज़माने में, वर्तमान में, इस समय आज के क्षण में जो खड़ी हुई है, वो हमारे सामने क्या खड़ा हुआ है? हमारे सामने खड़ा हुआ प्रकृति का सिद्धांत। वो जो डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, लाठी का सिद्धांत। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाएगी, जंगल में सिंह का राज होगा। बिल्कुल प्रकृति का सिद्धांत। आज वो जो पैसा है, आज की लाठी कहाँ है? कि आज की लाठी पैसे में है। तो पैसे की जो लाठी है वो आज सारे संसार में छा चुकी है। अब संसार में वो चीज़ छा चुकी है, तो उसका हम पर क्या परिणाम पड़ रहा है? हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब सिद्धांत ये है कि बाजार ने मीडिया को खरीद लिया। तो मीडिया किसका है? भाई बाजार का है। अब मीडिया क्या कर रहा है कि मीडिया हमारे घर में बैठा है ना। हमारे टीवी का जो उपकरण है वो तो बाजार का ही सौदा है, और उस पर जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी विषय वस्तु आ रही है, वो किसकी आ रही है? वो बाजार का संदेश आ रहा है। और बाजार क्या कर रहा है? बाजार विज्ञापन कर रहा है। विज्ञापन में वो क्या कह रहा है? विज्ञापन में वो ये कह रहा है कि ये जो देखो इतनी बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें हैं, वो क्लब को दिखाता है, वो किसी भी साबुन को दिखाता है या किसी भी चीज़ का विज्ञापन दिखाता है और बताता है कि जीवन का जो पुरुषार्थ है वह देह सुख है। देह सुख, उसने देह सुख को केंद्र में ला दिया है। अब ये संस्कृति पर बड़ा भारी आक्रमण है, क्योंकि संस्कृति कहती है कि आत्मा व्यापक है, आत्मा समष्टि है। वो आत्मा इतना व्यापक तत्व है जो केवल मनुष्य मात्र में नहीं, वो संपूर्ण प्रकृति में, वो पशु में, पक्षी में, कीट में, पतंग में, इसमें उसमें सब में वो आत्मा। अब आत्मा का सिद्धांत तो इतना व्यापक था, लेकिन इसने मानव संस्कृति को देह तक सीमित कर दिया, शरीर तक ही सीमित कर दिया, और उसने जोड़ दिया कि आपके पास एसी है तो ये जो सेव है, ये जो है वो मोक्ष है, ये परम पुरुषार्थ है। मानो आपने जीवन की सफलता प्राप्त कर ली आपने, तो उसके लिए वो ऋण भी दे देगा उसके लिए कह रहे ठीक है आप इतनी किस्त चुका देना, आपके लिए हम जो है वो फलान सी हम दे रहे हैं। आप जिंदगी भर बेचारे उसके कर्जदार बन जाओगे, और जो है चुकाते जयराम जी की हो जाएगी किसी दिन। तो उसने सारे पूरी संस्कृति को गस लिया, संस्कृति को उसने पकड़ लिया, उस पर जो है वो कब्जा कर लिया। और जो आत्मा का सिद्धांत, जो समष्टि का सिद्धांत था, और समष्टि का सिद्धांत निर्बल हो गया, समष्टि का सिद्धांत जो कमजोर हो गया। दूसरी बात इन्होंने क्या की कि भाई समष्टि को कमजोर करना है, क्योंकि समष्टि यदि ताकतवर रही तो हमको रहने नहीं देगी। तो फिर इसने क्या किया कि इसने खंडित दृष्टि का प्रतिपादन किया। खंडित दृष्टि का क्या? देखो, इस जाति को इस जाति से लड़ा दो, और इस जाति के जो उपजातियां हैं उन उपजातियों को भी लड़ा दो, इस एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो,
एक क्षेत्रीयता को दूसरी क्षेत्रीयता से लड़ा दो, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा दो। तो इस प्रकार से जो खंडित दृष्टि है, इसने जो है वो बड़े बड़े इस प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए। एक मुख्य न्यायाधीश था बेचारा, वो भूतपूर्व था, उसने ये कह दिया कि जो जनता है वो तो 90% लोग तो इडियट हैं। अब जो जनता को, मनुष्य को इडियट कह रहा है और जनता क्या है, अरे मनुष्य ही तो है और तू भी मनुष्य है। लेकिन अब मनुष्य की इतनी इससे बड़ी अवहेलना क्या होगी कि मनुष्यता का सिद्धांत लुप्त हो गया। मनुष्यता का सिद्धांत तो लुप्त हो गया, उसने पूरी की पूरी जनता को 90% को उसने इडियट कह दिया, है ना। तो जनता को बेवकूफ़ कहना, जनता को इडियट कहना, और उसके धर्म और ईश्वर और आस्था पर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म, आस्था और ईश्वर के पीछे लट्ठी लिए घूम रहे हैं। उन्होंने लोक का अध्ययन नहीं किया, लोक जीवन की आस्था को पहचाना नहीं, लोक की समष्टि की शक्ति को पहचाना नहीं, और उसने देखा नहीं कि समष्टि शक्ति कितनी मूल्यवान है और समष्टि शक्ति से किस प्रकार से मूल प्रवृत्तियों का समायोजन होता है, सामंजस्य होता है, संस्कृति का विकास होता है, मनुष्य और मनुष्य मिलता है, मनुष्यता का विकास होता है, राष्ट्र की स्वीकृति होती है, राष्ट्र का निर्माण बनता है, विश्व बंधुत्व की स्थापना होती है। उसने कुछ नहीं देखा, उसने केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ देखा, और उसने जो है वो कि संस्कृति तो इनकी ये जो सिद्ध सामंत हैं और ये जो ब्राह्मण हैं, ये इन्होंने रचना कर डाली है। अब बताओ, इससे बड़ी धूर्तता, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। क्योंकि लोक संस्कृति, अरे लोक बड़ा निर्भय होता है, किसी की चीज़ को यूं ही स्वीकार नहीं कर लेता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने लोक जीवन से तो परहेज बना लिया। आप अपनी एक पुस्तक अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने देखा ही नहीं कि आपकी पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसका मूल स्रोत जीवन से आया है, वो समष्टि जीवन से आया है। अब आपको खबर ही नहीं है, जो आपके पास आया वो लोक से आया। भाषा कहाँ बनी थी? भाषा किसने बनाई? भाषा किसी आदमी ने बनाई थी क्या? उस आदमी का नाम बता दो भाई। देखो, व्याकरण बनाना और चीज़ है, भाषा व्याकरण नहीं है। व्याकरण भाषा के नियमों का अनुसंधान है। भाषा नदी है और व्याकरण किनारे हैं। भाषा बहती है, बाढ़ आ जाती है, किनारे टूट जाते हैं, व्याकरण भी टूट जाती है। तो मानव जीवन किसी व्याकरण से प्रभावित होकर नहीं चल रहा है, वो तुम्हारी किताब की इजाज़त लेने के लिए नहीं बैठा है, वो तो प्रवाहित हो ही रहा है। तो जिन लोगों ने उस जीवन के प्रवाह की अवहेलना की, उन्होंने समझा नहीं कि संस्कृति किसकी रचना है, उन्होंने समझा नहीं कि धर्म किसकी रचना है, उन्होंने समझा नहीं कि आस्था क्या होती है। वे इस प्रकार से, यदि समष्टि का सिद्धांत इनके पास होता, यदि पूर्णता का सिद्धांत इनके पास होता, तो ये शायद समझ सकते थे। अब शोषण या अन्याय आप कैसे अकेले अकेले कैसे दूर कर सकते हैं? बिना समष्टि के लिए, बिना समष्टि को अपने में साथ में लिए आप जो नारी के प्रति प्रतिक्षण जो अन्याय जो हो रहा है, प्रतिक्षण अन्याय जो हो रहा है, आप बैठे बैठे किताबी तो लिख रहे हैं, क्या रहे हैं? आपने किया कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर? आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि समष्टि को लिए बिना आप काम नहीं कर सकते। और आप जो कर रहे हैं वो समष्टि के विरुद्ध काम कर रहे हैं। माने जो आप चाहते हैं आप उसी के विरुद्ध हैं, जो आप करना चाहते हैं आप उसी के विरुद्ध चल रहे हैं। मूल बात समष्टि की है।